नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। आज के इस अंक में बात करेंगे इस बार वर्चुअल माध्यम से आयोजित किए जा रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की। बताएंगे क्या है बायोमास कचरे को बहुमूल्य रसायनों में बदलने वाली IIT गुवाहाटी की नवीन तकनीक। खबरें और भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस अंक की सुर्खियां। IISF 2020 के लिए कार्यक्रमों की घोषणा। आत्मनिर्भर भारत और विश्व कल्याण के लिए विज्ञान विषय के महोत्सव के छठे संस्करण में होंगे 41 कार्यक्रम। विज्ञान को आम जन से जोड़ने का मंच IISF। पिछले 5 साल में वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, छात्रों और नागरिकों को एक साथ जोड़ने के उद्देश्य में हासिल की कई उपलब्धियां। शोधकर्ताओं ने विकसित की कुशल उत्प्रेरक प्रणाली। औद्योगिक और बायोमास कचरे को मूल्यवान रसायनों में बदल देगी IIT गुवाहाटी के वैज्ञानिकों की ये खोज। और कृषि प्रबंधन और विकास में उपग्रह प्रणाली सहायक। ज्ञान विज्ञान के साइंस टूर में करेंगे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र का दौरा। कोविड-19 महामारी को देखते हुए इस बार का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की मौजूदगी में IISF 2020 का कर्टन रेजर कार्यक्रम आयोजित किया गया। नई दिल्ली में हुए इस कार्यक्रम में प्रमुख आयोजकों ने IISF के छठे संस्करण की रूपरेखा पेश करके होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी। 22 से 25 दिसंबर तक चलने वाले इस महोत्सव को आत्मनिर्भर भारत और विश्व कल्याण के लिए विज्ञान थीम दी गई है। एक रिपोर्ट। 17 नवंबर को नई दिल्ली में छठे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के कर्टन रेजर यानी घोषणा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस घोषणा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर आयोजन से संबंधित सभी मंत्रालयों और विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें, कोविड महामारी को देखते हुए इस बार IISF का आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया जा रहा है। 22 से 25 दिसंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम को इस बार आत्मनिर्भर भारत एवं विश्व कल्याण के लिए विज्ञान थीम दिया गया है। घोषणा कार्यक्रम के दौरान IISF 2020 की वेबसाइट और एक ब्रोशर का भी विमोचन किया गया। सारा देश जानता है कि 2015 से लगातार हम हर वर्ष देश में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल आयोजित करते हैं। ये हमारा छठा साइंस फेस्टिवल है। विज्ञान को कैसे एक फेस्टिवल के रूप में, एक आंदोलन के रूप में देश में विकसित किया जाए, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों का भी यही मत है और यही प्रयास है कि विज्ञान के माध्यम से जनता की सब अनसुलझी समस्याओं का समाधान किया जाए। विज्ञान भारती और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन सभी विभागों के सहयोग से संचालित इस मेगा साइंस फेस्टिवल के आयोजन की जिम्मेदारी इस बार वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद को दी गई है, जिसके नोडल संगठन के तौर पर CSIR का राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान NISTAT काम करेगा। IISF 2020 के दौरान भारतीय विज्ञान की भूमिका को उजागर करने वाले और मौजूदा महामारी से लड़ने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं पर 41 आयोजन किए जाएंगे, जिनमें इस बार भारतीय विज्ञान का इतिहास, दर्शन और विज्ञान, एग्रीटेक, स्वच्छ वायु, ऊर्जा, अपशिष्ट और स्वच्छता, जैव विविधता और विज्ञान कूटनीति जैसे नए प्रासंगिक विषयों को जोड़ा गया है। We have come up with new events. इस बार हमने 13 नए विषय जोड़े हैं जो कि इस समय की जरूरत है।
I will say need of the उदाहरण के तौर पर सतत विकास लक्ष्य हमारा पर्यावरण। our environment किस तरह आमजन को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाया जा सकता है। made aware हमने पानी ऊर्जा जैसे बहुत सारे कार्यक्रम तैयार किए हैं। whole lot of events on water, energy. वर्चुअल प्लेटफॉर्म के चलते इस बार IISF की पहुंच भी बढ़ गई है। माना जा रहा है कि इस बार लगभग 1 लाख से ज्यादा प्रतिभागी विज्ञान के इस महासमागम में शामिल हो सकते हैं। वैज्ञानिकों, अन्वेषकों, छात्रों और नागरिकों को जीवन के विभिन्न विषयों में आपसी आदान प्रदान का ये मंच अब एक बहुप्रतीक्षित वार्षिक कार्यक्रम बन गया है, जहां विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की उपलब्धियों का जश्न मनाया जाता है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव देश के युवाओं में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने का प्रयास है, जिसका उद्देश्य विश्व को भारतीय ज्ञान और विज्ञान से परिचित कराना है। विज्ञान भारती के इस पहल को भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से हर साल आयोजित किया जा रहा है। साल 2015 में दिल्ली से शुरू हुए IISF ने अपने हर संस्करण के साथ सफलता हासिल की है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के अब तक के सफर पर ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। भारतीय विज्ञान के इतिहास और नवीन वैज्ञानिक उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक महोत्सव की परिकल्पना की गई। विज्ञान भारती यानी विभा की इस सोच को भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से साकार रूप दिया गया और साल 2015 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की शुरुआत हुई, जिसमें अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय सहित इसरो, परमाणु ऊर्जा विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित अन्य संस्थान भी सहभागी बन चुके हैं। लोगों के अंदर एक ऐसी समझ है कि विज्ञान एक बहुत ही कठिन, गंभीर इस प्रकार का विषय है, इसलिए हमने ऐसे सोचा कि विज्ञान को एक उत्सव के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, विज्ञान का उत्सव मनाना चाहिए। इसलिए हमने ये सोचा कि ये भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव इस प्रकार का ये कार्यक्रम विकसित करेंगे। IISF का पहला संस्करण भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसका समन्वय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में पहली बार 8 विषयों के तहत विभिन्न आयोजन किए गए थे। IISF के दूसरे संस्करण का आयोजन नई दिल्ली स्थित CSIR की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में किया गया। इस आयोजन का समन्वय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया था। साल 2016 से ही IISF को थीम देना शुरू की गई। IISF 2016 को पहली बार साइंस फॉर द मासेस शीर्षक के तहत मनाया गया, जिसमें 9 विषय शामिल किए गए थे। तीसरा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव चेन्नई में आयोजित किया गया। नए भारत के लिए विज्ञान शीर्षक के तहत इस महोत्सव का आयोजन संयुक्त रूप से IIT मद्रास, अन्ना विश्वविद्यालय सहित चेन्नई स्थित CSIR के कई संस्थानों में किया गया। IISF 2017 की अगुवाई पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान ने की और इसमें 16 विषयों के तहत कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। IISF का चौथा संस्करण लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया गया। इस महोत्सव के आयोजन की जिम्मेदारी जैव प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान ने निभाई। साइंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन शीर्षक के तहत IISF 2018 में 22 विषयों के तहत कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। IISF 2019 का आयोजन कोलकाता में किया गया। रिसर्च, इनोवेशन, साइंस, एम्पावरिंग नेशन थीम के तहत कोलकाता के विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर और साइंस सिटी में आयोजित इस कार्यक्रम में 28 विषयों के तहत हजारों की संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समन्वित IISF 2019 की अगुवाई विज्ञान प्रसार ने की थी। कोविड महामारी के चलते छठे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव को वर्चुअल प्लेटफॉर्म से मनाया जा रहा है, जिसमें
आत्मनिर्भर भारत एवं विश्व कल्याण के लिए विज्ञान शीर्षक के तहत विज्ञान से जुड़े 41 विभिन्न विषयों को सम्मिलित किया जाएगा। इसकी यात्रा बहुत ही रोचक रही। लोगों तक अलग अलग माध्यमों से विज्ञान को ले जाना, ये उद्देश्य होने के कारण कई प्रकार के विषय हमने इस कार्यक्रम में लाए। तो एक विचार ऐसे आया कि हम स्टूडेंट साइंस विलेज इस प्रकार का एक कार्यक्रम करेंगे। तो हमें ऐसे बच्चे मिले कि जिन्होंने पहली बार रेल की यात्रा की। चेन्नई में कार्यक्रम हुआ तो उनको हम एक छोटे जहाज पर लेकर गए, तो उन्होंने समुद्र ही नहीं देखा था। वो समुद्र देख पाए, जहाज देख पाए कि पानी में जहाज कैसे होता है और जहाज के ऊपर प्रयोगशाला भी कैसी हो सकती है। तो इस प्रकार के आधुनिक विज्ञान के युग में विज्ञान का अनुभव देना और ऐसे लोगों को कि जिन्होंने कभी इसको अनुभव ही नहीं किया, तो ये एक बड़ी उपलब्धि इस कार्यक्रम की रही है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव अपने हर संस्करण के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने में सफल रहा है। ISF में वैचारिक आदान प्रदान, विचार संगोष्ठियों और वार्तालाप के अलावा खास तौर पर विद्यार्थियों के लिए रिकॉर्ड बनाने वाली प्रतियोगिताओं का भी आयोजन कराया गया, जिनके द्वारा गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में देश के नाम कई उपलब्धियां दर्ज हो चुकी हैं। इन उपलब्धियों ने जहां देश की युवा पीढ़ी को अपनी वैज्ञानिक विरासत से परिचित कराकर प्रोत्साहित किया, वहीं बाहरी लोगों को भी आकर्षित किया है। आज ये मंच प्राचीन विज्ञान के इतिहास को प्रासंगिक बनाकर नवीन चुनौतियों के लिए समाधान विकास में सहयोगी बन रहा है, जिसकी सफलता का ये सफर जारी है। ज्ञान विज्ञान में फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। ज्ञान विज्ञान में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। स्वच्छ ऊर्जा से लेकर औद्योगिक उत्पादों तक के क्षेत्र में आज ऑर्गेनिक पदार्थों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी का एक रूप है बायोमास या जैव भार, जिसके प्रसंस्करण में कई तरह के उपयोगी उत्पाद मिलते हैं। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने अब एक ऐसी कुशल उत्प्रेरक प्रणाली विकसित की है जो बायोमास कचरे को मूल्यवान रसायनों में बदल देगी। भारतीय शोधकर्ताओं की ये उपलब्धि इस क्षेत्र के उद्योगों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकती है। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। बायोमास यानी वनस्पतियों और कृषि कार्यों से प्राप्त कचरा मानव के लिए सबसे पुराना ईंधन रहा है। आज नवीन प्रौद्योगिकी और प्रणालियों के विकास ने बायोमास को सिर्फ स्वच्छ ईंधन ही नहीं बल्कि सुरक्षित ऑर्गेनिक उत्पादों का साधन भी बना दिया है। इसके द्वारा अक्षय ऊर्जा के तौर पर बायोगैस, बायोडीजल जैसे उत्पाद बनाए जा रहे हैं। इसी दिशा में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने बायोमास का और बेहतर इस्तेमाल करने के लिए एक कुशल पिंसर उत्प्रेरक प्रणाली विकसित की है। बार बार इस्तेमाल की जा सकने वाली ये उत्प्रेरक बड़ी मात्रा में औद्योगिक और बायोमास कचरे को मूल्यवान रसायनों में बदल देगी। It's very difficult to balance a ball in one finger. किसी गेंद को एक उंगली पर संतुलित करना बहुत मुश्किल है। Control will be better if there are 2 उंगलियों से आप गेंद उठा सकते हैं, लेकिन 3 उंगलियों से आप अच्छी तरह नियंत्रण कर सकेंगे। ठीक इसी तरह पिंसर उत्प्रेरक काम करता है, जो जैविक अणु की धातु पर 3 तरफ से पकड़ बनाता है। इससे बहुत अच्छी स्थिरता मिलती है। साथ ही जैविक अणुओं में नवीन बदलाव के चयन के लिए खुली जगह भी उपलब्ध रहती है। bring about novel transformations. बायोमास के प्रसंस्करण के दौरान ग्लिसरॉल और एथेनॉल जैसे मूल्यवान पदार्थ प्राप्त होते हैं, जिनके द्वारा रूपांतरण के लिए कुशल उत्प्रेरकों का विकास जरूरी है। IIT गुवाहाटी के डॉक्टर अक्षय कुमार और राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान नाइपर के डॉक्टर हेमंत कुमार के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की एक टीम ने इस दिशा में काम करते हुए दक्ष पिंसर उत्प्रेरक प्रणाली विकसित की है। ये प्रणाली स्थिरता के साथ उत्प्रेरकों में चयनात्मक बदलाव को संभव बनाती है। पिंसर उत्प्रेरक प्रणाली बायोमास प्रसंस्करण के दौरान प्राप्त ग्लिसरॉल को बहुउपयोगी लैक्टिक एसिड और हाइड्रोजन में बदल देती है।
वहीं इसके द्वारा बायोइथेनॉल से ज्यादा कुशल ब्यूटेनॉल ईंधन प्राप्त किया जा सकता है। हाल ही में ये शोध रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री जर्नल, केमिकल कम्युनिकेशन और कैटालिसिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित किया गया है। धातु के चारों ओर पकड़ की व्यवस्था और धातु केंद्रों के आसपास उपलब्ध स्थान का फायदा यह है कि धातु केंद्र में बहुत सारे अणु जमा होते हैं। ऐसे में जब कार्बनिक अणु जैसे ग्लिसरॉल और इथेनॉल आते हैं तो वे चयनित होकर आवश्यक परिवर्तन से गुजर सकते हैं और हाइड्रोजन को आसानी से अलग किया जा सकता है। ये प्रक्रिया बेहतर व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने वाली है, क्योंकि पिंसर धातु उत्प्रेरक का प्रत्येक अणु हजारों अणुओं को उत्पाद में बदल सकता है। 1000 molecules to products. बायोइथेनॉल स्वच्छ लेकिन कम ऊर्जा घनत्व वाला ईंधन होता है और इसका सीधा इस्तेमाल इंजन के पुर्जों को खराब कर देता है, जबकि ब्यूटेनॉल उच्च ऊर्जा घनत्व वाला ज्यादा अनुकूल ईंधन है। इसी तरह लैक्टिक एसिड का इस्तेमाल दवाओं, कॉस्मेटिक, भोजन जैसे कई उद्योगों में होता है। पिंसर उत्प्रेरक प्रणाली द्वारा इन उप उत्पादों का आसानी से बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है। भारतीय वैज्ञानिकों की ये खोज वैश्विक स्तर पर जैव ईंधन और लैक्टिक एसिड उत्पादन के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाएगी। पिछले दशकों में कृषि के क्षेत्र में जहां फसलों से लेकर कृषि उपकरणों तक का तकनीकी विकास हुआ है, वहीं इस क्षेत्र में उपग्रह प्रणाली और सुदूर संवेदन तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। नई दिल्ली स्थित मेहलानोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र इन्हीं आधुनिक प्रणालियों का इस्तेमाल करके कृषि क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के आकलन और निगरानी का काम कर रहा है। ज्ञान विज्ञान के साइंस टूर में हम इसी केंद्र द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं और तकनीकी कार्यप्रणाली के बारे में जानेंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां की बड़ी जनसंख्या का रोजगार आज भी खेती किसानी पर निर्भर है। पिछले दशकों में देश के विज्ञान और अनुसंधान संस्थानों ने कृषि उपज को बढ़ाने के लिए बेहतर तकनीकें विकसित की, लेकिन फिर भी बाढ़, सूखा और फसली बीमारियों जैसी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बना रहता है। प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन में सबसे बड़ी समस्या थी सही समय पर विस्तृत क्षेत्र में नुकसान का सटीक आकलन करना। इसके लिए साल 2007 में इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC ने राष्ट्रीय कृषि सूखा आकलन एवं निगरानी प्रणाली NADAMS तैयार की। इसकी उपयोगिता को देखते हुए साल 2012 में कृषि मंत्रालय ने नई दिल्ली में अलग से राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र की स्थापना की, जिसे महान भारतीय सांख्यिकीविद डॉक्टर प्रशांत चंद्र मेहलानोबिस के नाम पर मेहलानोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र नाम दिया गया और NRSC ने NADAMS तकनीक और संचालन की जिम्मेदारी संस्थान को सौंप दी। In 2012, this center was established to do this to 2012 में इस केंद्र को उपग्रह डेटा का इस्तेमाल कर दो गतिविधियों फसल पूर्वानुमान और सूखा आकलन करने के लिए स्थापित किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष संगठन ने हमें तकनीक दी। यही नहीं, इस केंद्र को चलाने के लिए शुरू में इसरो के SAC और NRSC ने लोग भी उपलब्ध कराए। हमने उनके द्वारा भेजे गए 3 लोगों के साथ शुरुआत की थी। बाद में हमने बागबानी, फसल बीमा, फसल गहनता जैसे विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए। which is on horticulture, then crop insurance, crop intensification, various other programs we took up. राष्ट्रीय कृषि सूखा आकलन एवं निगरानी प्रणाली के अलावा केंद्र अब कई कृषि हितकारी परियोजनाएं चला रहा है, जैसे फसल परियोजना, जिसके तहत देश की लगभग 9 फसलों के उत्पादन का कटाई पूर्व पूर्वानुमान किया जाता है। चमन परियोजना, जिसके तहत रिमोट सेंसिंग, GIS और क्षेत्र सर्वेक्षण के माध्यम से समन्वित बागवानी मूल्यांकन और प्रबंधन किया जा रहा है।
अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और भू सूचना प्रणाली का उपयोग कर फसल बीमा यानी किसान परियोजना। राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र के डेटा एनालिसिस सेंटर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों का आकलन किया जाता है। साथ ही केंद्र तथा राज्य संस्थानों के सहयोग से ग्राउंड डेटा भी जमा किया जाता है और वैज्ञानिक मेथड से फसलों का पूर्वानुमान किया जाता है। खासकर सूखा आकलन के लिए राज्यों से लेकर जिला और तालुका स्तर तक की रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसके आधार पर कृषि एवं अन्य संबंधित विभाग सूखा आकलन पूर्वानुमान और सूखा घोषित करते हैं। हम मुख्य तौर पर सूखा आकलन के लिए बारिश के आंकड़े लेते हैं, लेकिन इसके साथ उपग्रह डेटा भी जोड़ा जाता है जिससे फसल की स्थिति पता चलती है, जैसे फसल में नमी का स्तर क्या है। ये हम जून से सितंबर तक खरीफ सीजन के लिए करते हैं। साथ ही जमीनी आंकड़े जैसे फसल बुआई क्षेत्र, संबंधित क्षेत्र में सिंचाई की स्थिति भी देखी जाती है। हम प्रमुख कृषि उत्पाद वाले 17 राज्यों के लिए राज्य, जिला, तालुका, ब्लॉक स्तर पर मासिक सूखा रिपोर्ट तैयार कर संबंधित विभागों को देते हैं। MNCFC इसरो द्वारा विकसित प्रक्रियाओं का उपयोग कर भारत मौसम विज्ञान विभाग और अन्य संबंधित संस्थानों के सहयोग से कृषि एवं किसान कल्याण के क्षेत्र में सहयोग कर रहा है। इस केंद्र द्वारा फसल उत्पादन, फसल जोखिम आकलन और सूखा जैसी समस्या का पूर्वानुमान होने से केंद्र और राज्य सरकारों को त्वरित योजनाएं बनाने में आसानी हुई है, जिससे कृषि के क्षेत्र में प्रबंधन और विकास में तेजी आई है। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और आखिर में देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियां हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। अमेरिका की पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजकर इतिहास रच दिया है। नासा के सहयोग से स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान फॉल्कन 9 रॉकेट ने 15 नवंबर को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से उड़ान भरी थी और 27 घंटे का सफर कर ये यान सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंच गया। भेजे गए अंतरिक्ष यात्रियों में अमेरिका के माइकल हॉपकिंस, विक्टर ग्लोवर और शैनन वॉकर सहित जापान के एक अंतरिक्ष यात्री सोइची नोगुची शामिल हैं। ये अंतरिक्ष यात्री अगले 6 महीने तक स्पेस स्टेशन में रहेंगे। नासा का ये पहला ऐसा मिशन है जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों को ISS पर भेजने के लिए किसी निजी अंतरिक्ष यान की मदद ली गई है। इसी साल मई माह में स्पेस एक्स ने 2 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा एक डेमो मिशन पूरा कर अपनी क्षमता को साबित किया था। भारत के स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि को विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 500 नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर प्रणालियों में 63वां स्थान मिला है। सीडेक के राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इस उच्च कार्य प्रदर्शन वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया गया है। इस AI आधारित प्रणाली द्वारा विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के एप्लीकेशंस विकास में मजबूती आई है, जिसके द्वारा चिकित्सा क्षेत्र से लेकर बाढ़ जैसी आपदाओं के पूर्वानुमान के लिए बेहतर समाधान विकसित किए जा रहे हैं। इनके अलावा परम सिद्धि द्वारा जियो एक्सप्लोरेशन, एरो डिजाइन अध्ययन, कंप्यूटेशनल भौतिकी तथा गणित संबंधी एप्लीकेशनों की जांच में मदद मिलेगी। ये सुपर कंप्यूटर शिक्षा के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में भी सहायक साबित हो रहा है। मौजूदा महामारी के बीच 2 वैश्विक कंपनियों ने कोरोना वैक्सीन के सफल ट्रायल का दावा किया है। अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर के मुताबिक उसकी वैक्सीन ने ट्रायल के अंतिम चरण में 95% सफल नतीजे दिए हैं। फाइजर ने ये वैक्सीन जर्मन कंपनी बायोएनटेक के साथ मिलकर बनाई है। जल्द ही इस वैक्सीन को दुनिया भर की ड्रग मॉनिटरिंग एजेंसीज को भेजा जाएगा।
वहीं एक और अंतर्राष्ट्रीय दवा निर्माता मॉडर्ना ने भी अपनी कोरोना वैक्सीन को लेकर ऐसे ही दावे किए हैं। अगर ये दावे सही साबित होते हैं तो जल्द पूरी दुनिया को कोरोना के खिलाफ वैक्सीन मिल सकती है। इधर भारत में तैयार की जा रही स्वदेशी वैक्सीन्स में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का तीसरे चरण का नैदानिक परीक्षण शुरू कर दिया गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के सहयोग से किए जा रहे इस चरण में देश के 22 स्थानों पर 26,000 प्रतिभागियों पर इस वैक्सीन का परीक्षण किया जाएगा। कोविड-19 वैक्सीन के लिए भारत का ये पहला तीसरे चरण का प्रभावकारी अध्ययन है, जिसके सफल रहने की उम्मीद की जा रही है। ज्ञान विज्ञान के आज के अंक में इतना ही। कार्यक्रम के बारे में अपने फीडबैक और सुझाव आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की ताजा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर एक बार फिर हाजिर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।